हेलो एंड वेलकम टू वर्निया एकेडमी। आज के सेशन में जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक में यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। अरे भाई, टॉपिक का हम बात कर रहे हैं, वो टॉपिक है ग्रेविटेशन। कौन सा टॉपिक है? ग्रेविटेशन। ज़्यादा रोमांटिक नहीं होना है। यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो फोर्स है, वो लवी डबी वाला अट्रैक्शन नहीं है। कौन सा अट्रैक्शन है? फोर्स वाला। तो चलिए आज के सेशन का शुरुआत हम लोग एक क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन ये है कि हमारा मास और तुम्हारा मास कहाँ पे ज़्यादा होगा, अर्थ पे या मून पे या स्पेस? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब। क्या आपको याद है वो लेजेंडरी एप्पल जो न्यूटन चाचा के सर पर गिरा और उनके ज्ञान चक्षु को ओपन कर दिया? ये स्टोरी है कि एक बार न्यूटन चाचा एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे। ऊपर से एक एप्पल टूट के नीचे गिरा और फिर उस एप्पल ने न्यूटन अंकल से, न्यूटन चाचा से बोला, चाचा जी, आज हम खुद चल के आपके पास आए हैं, आज हमको सेवन कीजिए। तो न्यूटन चाचा को उस सेवन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस बात में उनको इंटरेस्ट आया, ये खुद चल के मेरे पास क्यों आया है, या ये खुद चल के मेरे पास क्यों आया है। तो कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद न्यूटन चाचा उस एप्पल के पास गए और बोले कि बेटा, जो तुम खुद चल के आए हो ना, खुद से नहीं आए हो, यहाँ पे तुमको बुलाया गया है अर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा। बोला कैसे? तो उन्होंने बताया, तुमको पता है इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा, वो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वही अट्रैक्शन तुमको नीचे लेकर आया है। अगर वो अट्रैक्शन नहीं रहता तो तुम ऊपर चल जाते, नीचे नहीं आते। तो फिर एप्पल ने पलट के एक क्वेश्चन पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चाचा आप बताइए कि अभी आपने बोला कि यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अर्थ ने हमें अट्रैक्ट किया तो हमने भी अर्थ को अट्रैक्ट किया होगा। चाचा ने बोला हाँ, तुमने तो अट्रैक्ट किया है। तो फिर एप्पल ने पूछा, तो फिर अर्थ ने चल करके मेरे पास क्यों नहीं आया? फिर अर्थ चल करके मेरे पास क्यों नहीं आया? फिर न्यूटन चाचा ने एक बात बताया, इसका मतलब तुम मेरा न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़े हो। तुम मेरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ रहे हो। उसमें हमने फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए बताया है। उसमें क्या हमने बताया है? फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए बताया है। उन्होंने बताया है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा ये दो चीज पे डिपेंड करता है, फोर्स और मास पे। एप्पल और अर्थ के बीच का जो फोर्स है वो दोनों सेम है। क्या है? फोर्स ऑफ जो एप्पल है वो बराबर है फोर्स ऑफ किसके? अर्थ के। कैसे? तो न्यूटन के थर्ड लॉ से, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर अर्थ ने एप्पल पे फोर्स लगाया है तो एप्पल भी उतना ही अमाउंट में, उतना ही मैग्नीट्यूड से क्या किया है? अर्थ पे फोर्स लगाया है। लेकिन फोर्स तो बराबर है, या तुम्हारे और अर्थ के बीच का मास बराबर है? तो एप्पल ने बोला नहीं। एप्पल ने बोला कि हमारा मास अर्थ के मास से क्या है? कम है। फिर न्यूटन ने बोला यही आंसर है। अर्थ तुम्हारे पास इसलिए नहीं चल के आया क्योंकि उसका मास क्या है? ज्यादा है। एक्सलेशन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, फोर्स और मास पे। तुम्हारे और अर्थ के बीच का फोर्स क्या है? सेम है, लेकिन मास अर्थ का क्या है? बड़ा है। जब मास अर्थ के पास बड़ा है तुम उसमें एक्सलेशन यूज नहीं कर पाए। लेकिन जो अर्थ ने तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाया वो तुम्हारे मास कम होने के कारण वो तुमको क्या कर लिया? अट्रैक्ट। क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। कोई दिक्कत? अभी हमने जो बताया उसको कंक्लूड करते। हमने बोला
कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हमने नहीं बोला, न्यूटन ने बोला कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। चाहे वो छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट हो या बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट हो, जिसके पास मास है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इतना न्यूटन ने बताया। और ये अट्रैक्शन, जितना फोर्स अर्थ ने एप्पल पे लगाया है उतना ही फोर्स एप्पल ने अर्थ पे लगाया है। लेकिन एक्सीलरेशन किस में प्रोड्यूस होगा, ये डिपेंड करता है अब किसका मास ज्यादा है और किसका मास कम है। तो चलिए हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। क्या है, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, अभी हमने बोला कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिसके पास मास है वो सारे के सारे एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। कौन सा फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। और इसी अट्रैक्शन फोर्स का क्या नाम है, ग्रेविटेशन। क्या नाम है, ग्रेविटेशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिसके पास मास है उस मास के कारण वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एनी ऑब्जेक्ट कहने का मतलब छोटा से छोटा, जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, अगर उसके पास मास है तो वो भी एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अभी हम भी तुम्हारे ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तुम भी मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बोलोगे तो सर फिर हम लोग एक साथ क्यों नहीं आ जाते हैं, क्यों नहीं आ जाते हैं? क्योंकि अर्थ भी तो हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है। वो हमको आने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। बोल रहा है कि तुम सही आदमी नहीं हो, तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। कोई दिक्कत क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि एनी टू ऑब्जेक्ट, इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यहाँ से लेकर के अर्थ, मास, जुपिटर, जो भी बड़ा है, कितना भी बड़ा हो, वो सारे के सारे एक ऊपर से क्या कर एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। किसके कारण, मास के कारण। किसके कारण, मास के कारण। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये किस टाइप का फोर्स है, ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट किसको बोलते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। क्या नहीं है, फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो 9th क्लास में हैं, ये 9th क्लास तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कहीं भी और किसी भी टाइम पूछा जा सकता है। हाल ही में बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस टाइप का फोर्स है, और बहुत सारे स्टूडेंट गलती करके आ गए थे। ये कौन सा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक ना, कौन सा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और ये अट्रैक्टिव इन नेचर है। ऐसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ग्रेविटेशनल फोर्स में? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं और जिसके पास मास है वो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बस इतना ही। और ये कौन सा फोर्स है, तो नॉन कॉन्टैक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, तो देखो, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई खास अंतर नहीं है। अंतर एक जगह है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स में लिखा था एनी टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एनी टू ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट होगा वो फिक्स है। एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो सकता है, वो मून हो सकता है, मार्स हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, कोई भी एक हेवनली ऑब्जेक्ट हो सकता है। यानी कि जो यहाँ पे अर्थ लिखा है, ये अर्थ के साथ साथ जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे आ सकते हैं। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट का बात होगा उसमें से एक ऑब्जेक्ट हेवनली ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है, एप्पल, ऑरेंज, संतरा, जो भी है कुछ भी हो सकता है। ठीक, उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटी होगा। यानी कि ये जो अर्थ है, क्या है, ये जो अर्थ है, और अर्थ ने क्या किया, एप्पल को अट्रैक्ट किया। यानी कि अर्थ और एप्पल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या कहलाएगा, ग्रेविटी कहलाएगा। ग्रेविटेशन भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कहलाएगा, ग्रेविटी कहलाएगा। लेकिन जब एक एप्पल दूसरे ऊपर एप्पल पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे,
ये जो फोर्स कहलाएगा ये ग्रेविटेशन कहलाएगा, ये ग्रेविटेशन कहलाएगा, ये ग्रेविटी नहीं कहलाएगा। ग्रेविटी में एक ऑब्जेक्ट, हेवनली ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेवनली ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? अर्थ है तो अर्थ का ग्रेविटी, मून है तो क्या ग्रेविटी, मार्स है तो मार्स का ग्रेविटी, नेपच्यून है नेपच्यून का ग्रेविटी, सन है सन का ग्रेविटी। कोई दिक्कत है? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आया? एनी टू ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे पे क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन एक ऑब्जेक्ट फिक्स है कि एक ऑब्जेक्ट के स्थान पे, उस स्थान पे केवल और केवल हेवनली ऑब्जेक्ट ही आएंगे। चाहे वो अर्थ आ जाए, कभी मून आएगा, कभी मार्च आएगा, कभी जुपिटर आएगा, कभी सन आएगा, कभी कोई एस्ट्रॉयड आएगा। लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो छोटा ऑब्जेक्ट हो सकता है, एप्पल, ऑरेंज, संतरा, कोई स्टोन हो सकता है। ठीक, वहां पे जो फोर्स अप्लाई होगा उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलेंगे। अब आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो स्टोरी हमने आपको बताया कि एप्पल न्यूटन चाचा के सर पे आके गिरा, वहीं पे न्यूटन चाचा ने उस जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो अट्रैक्शनल फोर्स है, उस अट्रैक्शनल फोर्स का नाम क्या दिया था? ग्रेविटेशनल। क्या दिया था? ग्रेविटेशनल। वहां पे उन्होंने एक रूल निकाला, और ये रूल कैसा है? यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल। यानी कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, कहीं भी हो, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सारे ऑब्जेक्ट पे ये लॉ क्या होगा? अप्लाई होगा। ये लॉ क्या होगा? अप्लाई होगा। यानी कि कभी क्या बोले कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सारे ऑब्जेक्ट पे क्या होगा? ये लॉ अप्लाई होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट छोटा ही छोटा क्यों, छोटा से छोटा क्यों नहीं हो, और बड़ा से बड़ा क्यों नहीं, सारे ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स क्या होगा? ये लॉ अप्लाई होगा। ठीक, ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि जब दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के पास मास है, तो वो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। और जो ये फोर्स होगा, ये दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दोनों मास के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटी है, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला तो मास, ऑब्जेक्ट का मास किसका ज्यादा है, किसका कम है, और दूसरा डिपेंड करता है डिस्टेंस। किस चीज पे? डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ग्रेविटी क्या होगा? कम होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? कम होगा। अगर डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। कहने का मतलब जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों मास के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का, डिस्टेंस के स्क्वायर का। पढ़ते हैं, यानी कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल, हमको पता है, with a force which is directly proportional to the product of their mass। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। यानी कि जो F1 है इक्वल टू है F2, और ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 एंड क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 एंड M2 के। हमने अभी क्या बोला कि जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही के मैग्नीट्यूड से फोर्स क्या करेगा? अप्लाई करेगा। यानी कि जो F1 है और F2 आप यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है। और ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट का। नेक्स्ट क्या है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये जो फोर्स है, F1 हो या F2 हो, ये जो फोर्स है ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई दिक्कत? यानी कि मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा। क्या होगा? मास ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, और डिस्टेंस ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, और डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स attract every particle with a force which is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि दो ऑब्जेक्ट है M1 एंड M, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल, F से डिनोट करते हैं।
और ये दोनों फोर्स है जो F1 और F2 है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ हम लोग पढ़े हैं। उसमें क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जब M1 F1 फोर्स लगाता है M2 पे, उतना ही मैग्नीट्यूड से M2 भी M1 पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। और ये जो फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब आते हैं इक्वेशन, ये हमको 1 मिला और यहाँ पे इक्वेशन हमको 2 मिला। दो इक्वेशन हम लोगों को मिला, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी कि जो F1 इक्वल टू F2 ये बराबर हो जाएगा, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, M1 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई ये जाएगा हमारे पास। जब दोनों को ऐड करेंगे F1 इक्वल टू वो डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। और इसी को जब हम लोग साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग रिमूव करेंगे। के स्थान पे फिर आता है एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका जो वैल्यू है 0.67 इंटू 10⁻⁻⁻6। क्या है, 6 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, क्या एसआई यूनिट क्या होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला मिला, F इक्वल टू G प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर या डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो G का वैल्यू क्या होगा, E इक्वल टू हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर और केजी इनवर्स 2 होगा। क्या होगा, ये होगा उसका एसआई यूनिट। किसका एसआई यूनिट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। क्या होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है नहीं है। आगे चलते, आगे क्या है, आगे है कि वाई जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो हमें अभी एक कांस्टेंट मिला F इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइडेड बाई आर के। ये जो G मिला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं भी लगे, इस जो G का वैल्यू है ये क्या है, फिक्स। ये फिक्स है, चाहे डिस्टेंस ज़्यादा हो, चाहे डिस्टेंस कम हो, चाहे ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स अर्थ पे हो, स्पेस में हो, मार्स पे हो, मून पे हो, जो G का वैल्यू है ये हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। ये इंडिपेंडेंट है हर चीज़ से, इसका वैल्यू फिक्स है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी कि द वैल्यू ऑफ G इज द सेम इधर द इंटरेक्टिव बॉडीज आर स्मॉल और बिग, चाहे वो स्मॉल है बिग है, चाहे इसका मेजरमेंट अर्थ पे हो रहा हो या किसी दूसरे प्लेनेट पे हो रहा हो, हर जगह G का वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसलिए G को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल। क्या है, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल किसको बोलेंगे, अभी हमने देखा कि अर्थ है जो एप्पल को क्या कर रहा है, अपने साइड अट्रैक्ट कर रहा है। एप्पल ट्री से टूट करके कहाँ आया, नीचे आया। एप्पल ट्री से टूट करके नीचे आया, किसके कारण, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो क्या हम लोग एप्पल जो फॉल कर रहा है, इस फॉल को हम लोग फ्री फॉल बोल सकते हैं, क्या इस फॉल को हम लोग फ्री फॉल बोल सकते हैं। अगर हम इस पेन को, क्या इस पेन को अगर हम नीचे गिराएं, तो क्या इस पेन को जो फॉल कर रहा है, इस फॉल को फ्री फॉल बोल सकते हैं, तो नहीं।
नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है। अगर इसी बॉल को हम लोग वैक्यूम में, जहाँ पे कोई दूसरा फोर्स ना हो, ग्रेविटी के अलावे, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावे कोई भी दूसरा फोर्स ना हो, कोई भी एयर ड्रैग ना हो, तब जाकर के हम इस पेन को क्या करेंगे, गिराएंगे। वहां पे जब ये पेन गिरेगा, इस पेन को क्या बोलेंगे, ये फ्री फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्री फॉल हो रहा है। जब फ्री फॉल होगा, दो ऑब्जेक्ट, चाहे उसका मास बहुत ज्यादा है चाहे मास उसका कम है, जब हम लोग दोनों को एक साथ गिराएंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ही गिरेंगे। वहां पे हमें मास से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है बस एक चीज, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ही विस्तृत रूप से डिस्कस, बहुत ही विस्तृत। प्लीज आप उस वीडियो को देखिएगा, ठीक ना। तो फ्री फॉल कब बोलेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट बिना किसी दूसरे फोर्स के इन्फ्लुएंस से क्या कर रहा हो, फॉल कर रहा हो। क्या है? बिना किसी दूसरे फोर्स के इन्फ्लुएंस में फॉल कर रहा हो। कोई दिक्कत? यानी कि जब हम लोग इस बॉल को क्या करेंगे, नीचे गिराएंगे, और यहाँ पे किसी भी तरह का गैस और एयर का रेसिस्टेंस इस बॉल को न फेस करना पड़े, तब जाकर के ये बॉल को क्या बोलेंगे, फ्री फॉल हो रहा है। यानी कि द मोशन ऑफ अ बॉडी, ध्यान से देखिएगा, द मोशन ऑफ ए बॉडी टुवर्ड्स अर्थ व्हेन नो अदर फोर्स एक्सेप्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन। ठीक, केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट होना चाहिए, कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं हो, कोई दूसरा फोर्स नहीं। चाहे वो एयर का रेसिस्टेंस हो, या जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस का मिक्सचर है, वो गैस का रेसिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए। और तब जाकर के ये पेन केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में फॉल करेगा, तब जाकर के क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे। और एक बात ध्यान से, ऑल द फ्री फॉलिंग बॉडी, जितने भी बॉडी जो फ्रीली फॉल कर रहे हैं, चाहे वो लाइटर हो चाहे वो हेवियर हो, वो दोनों एक साथ अर्थ पे गिरेंगे, सेम एक्सेलरेशन से अर्थ पे क्या करेंगे, गिरेंगे। यानी कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक मेरा फोन है, एक मेरा फोन है, क्या है, मेरा फोन है, और दूसरा ये मेरा पेन है, दिख रहा है, ये मेरा पेन है और ये मेरा फोन है। आपको पता है कि ये फोन का मास ज्यादा है और इस पेन का मास क्या है, कम है। जब हम लोग फ्रीली फॉल कराएंगे, यानी बिना किसी दूसरे फोर्स के रेसिस्टेंस को फेस किए हुए, केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इस पेन को और मोबाइल को क्या करेंगे, फॉल कराएंगे, तो दोनों के दोनों एक साथ क्या करेगा, नीचे गिरेगा। दोनों के दोनों एक साथ नीचे गिरेगा। ये क्यों गिरेगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली नेक्स्ट सेशन में। तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, सारा कंफ्यूजन आपको उस वहां पे दूर हो जाएगा कि क्यों ये दोनों एक साथ गिरेंगे। क्योंकि हम आपको थ्योरेटिकली बता दे रहे हैं, क्योंकि जब ये फ्रीली फॉल करेंगे, वहां पे हमें मास से, इनके मास से कोई लेना देना नहीं है, या कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मास का ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा जब हम लोग अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे, ठीक ना। क्या सेम रहेगा, तो एक्सेलरेशन, मास से कोई लेना देना नहीं है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे। हमें किससे लेना देना है, तो एक्सेलरेशन से। जो दोनों ऑब्जेक्ट जब गिरेगा, तो दोनों ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा इस मोबाइल पे और इस पेन पे, वो दोनों के दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। जब सेम फोर्स से, जब सेम फोर्स दोनों पे अप्लाई किया जाएगा, तो दोनों में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और जब दोनों में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो दोनों ऑब्जेक्ट, चाहे ये मेरा फोन हो चाहे ये मेरा पेन हो, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे क्या करेंगे, अर्थ पे गिरेंगे, सेम टाइम पे। कोई दिक्कत? एक बार फिर से हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो भी पढ़े हैं। ठीक, हमने आपको बताया कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट बड़ा हो या चाहे वो ऑब्जेक्ट छोटा हो। जब अर्थ एप्पल को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, तो एप्पल और अर्थ के बीच का जो फोर्स लगा, यानी कि जो एप्पल ने फोर्स लगाया अर्थ पे और जो अर्थ ने फोर्स लगाया एप्पल पे, दोनों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वो दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप बोलिएगा कि सर एक्सेलरेशन क्यों नहीं प्रोड्यूस हुआ अर्थ में? एक्सेलरेशन इसलिए नहीं प्रोड्यूस हुआ क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है और एप्पल का मास क्या है,
ठीक, दूसरा हम लोग क्या पढ़े कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्शनल फोर्स है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का हो सकता है, जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है। यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास, यानी कि यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है अगर उसके पास मास है तो वो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर आते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस ये है कि जो एक ऑब्जेक्ट होगा ग्रेविटी में वो क्या होगा? फिक्स होगा, यानी कि कोई हेवनली ऑब्जेक्ट होगा, कभी अर्थ होगा, कभी मार्स होगा, कभी जुपिटर होगा, कभी मून होगा, कभी कोई बड़ा एस्ट्रॉयड होगा, कभी सन होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक ना? तो जब एक हेवनली ऑब्जेक्ट है ये क्या है? नेसेसरी है, और दूसरा कुछ भी हो नहीं मतलब है, तो क्या है? ग्रेविटी है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी है। नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उन दोनों मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? दोनों मास के, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर क्या। यानी कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of distance between them। यानी कि F1 और F2 दोनों क्या है? इक्वल है। हमने आपको बताया न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो M1 द्वारा लगाया गया फोर्स और M2 द्वारा लगाया गया फोर्स दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। चाहे किसी का मास बड़ा है चाहे किसी का मास छोटा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों फोर्स क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास के प्रोडक्ट का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? ई है, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मिला। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है हर जगह क्या होते हैं? सेम होते हैं, ये कहीं भी अलग नहीं रहेंगे। ठीक, दूसरा इसका जो एसआई यूनिट है ये क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स टू, और इसका जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। फिर क्या है? वाई जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि इसका वैल्यू हर जगह क्या होता है? सेम होता है। फ्री फॉल क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट केवल और केवल अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में गिरे, क्या हो? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिरेगा, तब जाकर के उसको हम लोग फ्रीली फॉल बोलेंगे। ठीक, जैसे ये पेन हम लोग अभी क्या करेंगे? गिरा रहे हैं। हम ये पेन क्या कर रहे हैं? गिरा रहे हैं। ये जो पेन गिरा है इसको फ्रीली फॉल नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एयर का रेसिस्टेंस इस बॉल को क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा। ठीक, तो जब पेन केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिरेगा, तब जाकर के हम इसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।